प्यारे भैया बहन, आपके स्वस्थ रहने की मंगल कामना करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। देखिए, 18वीं शताब्दी के यूरोप की जो राजनीतिक दशा थी आज के वर्तमान समय के यूरोप से बिल्कुल भिन्न थी। उस काल के यूरोप की कुछ सामान्य विशेषता आपको हम बता रहे हैं, जो आप सुनिए। उस समय आज के समान बड़े बड़े राष्ट्र राज्य नहीं थे। 18वीं शताब्दी में बड़े बड़े राष्ट्र और राज्य नहीं थे। दूसरा है कि उस समय के राज्य शाहियों, डचियों और कैंटेनों में सभी क्षेत्र बटा हुआ था। ये सभी लोगों का अपना अपना स्वतंत्र क्षेत्र था। अगला है कि पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन में था। उपरोक्त जो भी क्षेत्र थे और जो क्षेत्र में रहने वाले लोग थे वो सभी विभिन्न समूह से थे। किसी भी प्रकार की भावना से वे अपने आप को एक नहीं समझते थे। उनकी भाषा, उनकी लिपि, उनकी जाति और सामाजिक जीवन एक दूसरे से एकदम अलग थी। उदाहरण के तौर पर आप जान लीजिए कि ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जन समूहों से जोड़कर बना हुआ था। उसमें कौन कौन क्षेत्र थे? एल्प्स थे। एल्प्स का जो टिरोल था वो था। ऑस्ट्रिया और सुडेटेनलैंड था। ये सभी इलाके एक साथ मिले हुए थे। इसके साथ ही बोहेमिया भी उसमें शामिल था। उस बोहेमिया के रहने वाले जो कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले लोग की संख्या अधिक थी। अधिक लोग जर्मन भाषा बोला करते थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इतालवी भाषा प्रांत भी उसमें शामिल था। हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे। शेष बाकी लोग विभिन्न बोलियों का, विभिन्न भाषाओं का इस्तेमाल किया करते थे। गालिसिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोला करता था। इन प्रभावशाली समूहों के अलावा भी हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखा के भीतर अधिक संख्या में खेती करने वाले लोग रहते थे। जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक, कार्निवोला में स्लोवेन्स, दक्षिण में क्रोएट तथा पूरब के तरफ ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले रोमन लोग रहा करते थे। ऐसा राजनीतिक फर्क एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। ये राजनीतिक फर्क था और बड़े आसानी से एकता को हम आगे नहीं बढ़ा सकते थे। तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला कई तत्व था, जिसके कारण समाज आपस में बंधा हुआ था। सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार लोगों के मन में कैसे उभर करके आया, इसको देखना है। देखिए, ऊपर में जो भी बात हम लोग किए, जिन समूहों की जो चर्चा हुई, उन समूहों की विभिन्नताओं को जोड़ने वाला ऐसा कौन तत्व था जो सभी को एक में जोड़ दिया, जो उन्हें किसी एक राष्ट्र के निवासी बना सका? इन सब समूहों में एक ही सामान्य बात थी कि वे सभी लोग राजा के प्रति, सम्राट के प्रति निष्ठावान और वफादार थे। इसीलिए लोग एक दूसरे के करीब आकर के जमे हुए थे। देखिए, एक शब्द आता है पुनर्जागरण।
पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है? पुनर्जागरण 14वीं शताब्दी का एक आंदोलन था। पुनर्जागरण का मतलब होता है पुनः जागृत होना, पुनः अपने अधिकारों के लिए जागृत हो जाना ही पुनर्जागरण है। यूरोप के इतिहास में यह पुनर्जागरण का जो आंदोलन था बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस पुनर्जागरण का आरंभ 14वीं शताब्दी के मध्य इटली में हुआ था और 16वीं शताब्दी तक उत्तरी यूरोप में इसका पूरा प्रचार और प्रसार हो गया था। पुनर्जागरण ने एक ओर जहाँ प्राचीन यूनान, रोम के सभ्यताओं को बार बार देखा, वही दूसरी ओर भविष्य को भी देखा कि भविष्य में भौतिक जगत की अवस्था, उसकी मानवतावादी भावना और दृष्टिकोण का विकास कैसे हो, इन सभी चीज़ों पर वह विचार किया। अब इसके बाद अगला बिंदु आता है कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग। देखिए, सामाजिक और राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो जमीन का मालिक कुलीन वर्ग के लोग थे, जो यूरोपीय महाद्वीप के सबसे प्रभावशाली प्रभुत्वशाली यह समाज था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधा हुआ था। उनकी जीवन शैली साझे की जीवन शैली थी। विभिन्न क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार में ये व्याप्त थी। ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोग जो थे अधिकतर शहरी हवेलियों के मालिक थे। गांव के रहने वाले लोग अधिकतर शहर में रहा करते थे। उनके बड़े बड़े आलीशान बिल्डिंग थे शहरों में। अगर राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच में देखा जाए तो फ्रेंच भाषा का प्रयोग किया करते थे। उनके विचार, उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधन से आपस में जुड़ा हुआ था। वे एक दूसरे परिवार में शादी विवाह किया करते थे और इसी के माध्यम से सभी के परिवारों को आपस में जोड़ते थे। अगर यह देखा जाए तो शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के दृष्टिकोण से एक छोटा समूह था, लेकिन जनसंख्या का अधिकांश लोग खेती का काम करते थे। पश्चिम में ज़्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती किया करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीर में बटी हुई थी। बड़े बड़े जागीर थे जिस पर जो भूदास लोग थे, जिसको बड़े बड़े ज़मींदार लोग अपना दास बनाकर, अपना नौकर बनाकर रखते थे, वही भूदास उस पर खेती का काम किया करते थे। और अफ्रीका से लाए गए जो निग्रो दास के लोग थे, उस समय अफ्रीका से बहुत सारे निग्रो समाज आया था जो दास के रूप में लाया गया था। पश्चिम और मध्य यूरोप के हिस्सों में कृषि के जो क्षेत्र थे उसी पर वे काम करते थे, जिसके कारण वहाँ का उत्पादन अधिक बढ़ गया। इन सब का परिणाम यह निकला कि जब उत्पादन बढ़ा तो उत्पादन बढ़ने से औद्योगिक उत्पादन में भी वृद्धि हो गई। व्यापारिक वर्ग और शहरों का भी नए नए उदय हुआ। इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुआ। आप जानते हैं, समय के साथ धीरे धीरे विश्व के जितने भी क्षेत्र थे, सभी क्षेत्रों में इस औद्योगिक क्रांति का प्रचार और प्रसार हुआ। औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है कि उद्योग के क्षेत्र में अचानक परिवर्तन आना, औद्योगिक क्रांति है। 1750 से लेकर 1850 ईस्वी के अवधि यानी लगभग 100 वर्षों में इंग्लैंड में लगातार कुछ ऐसे न कुछ परिवर्तन होते रहे, जिसकी वजह से वहाँ उत्पादन की फैक्ट्री लागू हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप नया सामाजिक वर्ग का उदय हुआ और उस सामाजिक वर्ग का नाम था श्रमिक वर्ग। इस क्रांति के कारण यानी औद्योगिक क्रांति के कारण संपूर्ण अर्थव्यवस्था फ्रांस की, इंग्लैंड की बदल गई, जिससे समाज का स्वरूप ही बदल गया। इसी सामाजिक बदलाव के बीच एक नया वर्ग, मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जिसने शिक्षित
और उदारवादी मध्यम वर्गों के बीच राष्ट्रीय एकता के विचारों को पनपाने का कार्य किया है। इसके विषय में अब हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।